बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाजरीन, बड़े मार्के जारी हैं इस वक्त। फीफा वर्ल्ड कप में भी उसके सेमीफाइनल जो लाइनअप है मुकम्मल हो चुकी है और आज पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया, जो कि लुज़ैल स्टेडियम में खेला जाएगा। अच्छा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद सईद साहब और उसके साथ साथ तलाल डार साहब भी आज हमारे साथ मौजूद होंगे। इस पर बात करेंगे इन दोनों सेमीफाइनल्स के हवाले से भी, लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर ली जाए क्रिकेट के हवाले से, जो कि मुल्तान टेस्ट जो कि पाकिस्तान हार चुका है 26 रन से, और अब तीसरा टेस्ट मैच जो कि कराची में शुरू होने जा रहा है 17 दिसंबर से, उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। भट्ट साहब, क्या देख रहे हैं? अब मुल्तान टेस्ट माजी का हिस्सा बन चुका, अब हमें आगे निकलना है। कराची सीरीज हम हार चुके, कराची टेस्ट फिर भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान शायद बाउंस बैक करे और कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। जी देखिए, बिल्कुल पॉसिबली, स्पेशली आपकी जो फास्ट बॉलिंग कंटिजेंट है उसमें तो डेफिनेटली चेंज बनता है। और जो आपका मौजूदा जो आप बॉलिंग खिला रहे हैं, अगर पिच ग्रीन ना हो, उसमें मॉइस्चर ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होंगे आगे भी। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा, स्पिनर्स को देखना पड़ेगा। क्या आपने जो है सिर्फ लाइकिंग डिसलाइकिंग पे फैसले करने हैं, क्योंकि आपके पास इससे बेहतर लेग स्पिनर यासिर शाह की सूरत में है जिसको आप मैच नहीं खिला रहे। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग जिसको कंसिडर करने की जरूरत है, मोस्ट डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, ये इस पर भी बट साहब बात करते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग और प्लेइंग 11 किस तरह से हो सकती है। पिच पर थोड़ी सी बात कर लीजिए। आईसीसी की जानिब से आज पिंडी टेस्ट मैच में जो विकेट तैयार किया गया, तो उसको एक और डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया है, जो कि एक साल में दूसरा डीमेरिट पॉइंट दिया गया है रावलपिंडी की पिच को। क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट है, पीसीबी है, वो इस चीज को सीरियस नहीं ले रही, क्योंकि 5 मेरा ख्याल डीमेरिट पॉइंट के बाद उस पर पाबंदी लगा दी जाती है उस स्टेडियम पर। देखिए जी, उनको मुबारक के साथ, गुलदस्ते के साथ डीमेरिट पॉइंट वसूल हुआ होगा, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि ये पिचें तो अपने हाथ से बनाते हैं। ये तो वही पिंडी की पिच है जिसपे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तकरीबन हर मैच का फैसला होता है। उसमें बॉलर को मदद भी मिलती है, उसमें बैट्समैन रन भी करते हैं। तो उसको ऐसा बनाने में जो शाहकार जिसने काम दिखाया है, वो तो वही होगा ना जिसे पीसीबी ने लगाया होगा या जिसने इंस्ट्रक्शन दी होगी कि ऐसा कर दो। तो इसमें ग्राउंड का क्या कसूर है? ग्राउंड तो बेचारी सामने पड़ी है, जो पानी लगा दो तो अच्छा खिलाती है, पानी ना लगाओ तो ड्राई हो जाती है। जिस तरह का बनाना चाहो वो बन जाती है। तो ग्राउंड को तो नहीं, ये डीमेरिट पॉइंट उसको मिलना चाहिए जिसने ये पिच तैयार करवाया है। ठीक है जी, डीमेरिट पॉइंट तो क्यूरेटर को मिलना चाहिए या मैनेजमेंट को मिलना चाहिए, ग्राउंड का इसमें कोई कसूर नहीं है। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के हवाले से, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है फीफा वर्ल्ड कप की, जिसका आज सेमीफाइनल लुज़ैल स्टेडियम में खेला जाएगा। अर्जेंटीना वर्सेस ये क्रोएशिया का अहम मैच है, सेमीफाइनल है। पहला सेमीफाइनल रात 12 बजे खेला जाएगा। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद साहब और तलाल डार साहब। आज इन दोनों हजरात से जानेंगे कौन सी टीम इस सेमीफाइनल को जीतने जा रही है, किसका पलड़ा ऑन पेपर भारी है और ऑन ग्राउंड किस टीम की परफॉर्मेंस अब तक पूरे वर्ल्ड कप में बेहतर रही है। सबसे पहले अहमद सईद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया, पहले तो जल्दी से ये बता दें कि इसमें आपकी फेवरेट कौन सी है? जी बहुत शुक्रिया हमजा। हम तकरीबन 6 घंटे की दूरी पर हैं एक फिजिकली और इमोशनली ड्रेनिंग वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जो आज लुसेल के आइकॉनिक स्टेडियम में खेला जाएगा। इसमें देखें, दुनिया भर के जितने भी एनालिस्ट हैं उन सब की नज़रों में ज़ाहिर है ऑन पेपर फेवरेट तो अर्जेंटीना ही है। लेकिन हम इस वक्त जिस वर्ल्ड कप से हम गुजर चुके हैं, पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से हम जिस किस्म के मैचेस देख रहे हैं, उसमें ये कहना तो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है कि कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी, कौन सी टीम फेवरेट है। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं करने जा रहा। माजी के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए और क्रोएशिया की टीम का जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसको अगर देखा जाए, तो उस यानी क्रोएशिया की टीम ने वर्ल्ड कप में जो आखिरी 9 मैच खेले हैं उनमें से 6 मैचेस उन्होंने 90 मिनट्स तक ड्रॉ किए हैं, और उसके बाद उन मैचेस को जो है वो 120 मिनट्स के अंदर और पेनल्टीज़ के अंदर जाकर उन्होंने ख़त्म किया है। और लास्ट वर्ल्ड कप की भी हमने बात की थी, तीनों मैचेस में उन्होंने ये किया, और इस वर्ल्ड कप में भी जो 2 नॉकआउट मैच उन्होंने खेले हैं वो दोनों पेनल्टीज़ पर जीते हैं। तो दिखाई यही दे रहा है कि अर्जेंटीना की टीम को अगर कोई ब्रेक थ्रू करना है, अर्जेंटीना की टीम को अगर ये मैच फिनिश करना है, तो वो 90 मिनट्स के अंदर ही उनको करना पड़ेगा, क्योंकि 90 मिनट्स के बाद अगर ये मैच जाता है तो वो जाहिर है कि उस स्ट्रैटेजी के अंदर, उस प्लानिंग के अंदर फिट होता है जो क्रोएशिया की स्ट्रैटेजी उनकी प्लानिंग होती है। तो
प्रिडिक्शन अगर आप उस तनाजुर में कहना चाहें वो तो आप अर्जेंटीना जरूर- की टीम को 90 मिनट तक ये मैच खत्म करना सही। पड़ेगा। अच्छा, अर्जेंटीना की टीम चूंकि एक बड़ा नाम मेसी का, वो तो ठीक है, प्लेइंग 11 है। एक और बड़ी बात हो रही है पाउलो डिबाला के हवाले से, ये नजर नहीं आ जी हाँ, रही, पाउलो इनका डिबाला क्या? बहुत बड़े प्लेयर हैं, एक सुपरस्टार हैं अर्जेंटीना के। इस वर्ल्ड कप में अब तक अनफॉर्चुनेटली वो 1 मिनट भी नहीं खेल पाए। उसकी जो 2 रीज़न बयान की जा रही हैं, एक तो उनकी बैड लक ही है कि वो उस पोजीशन पर खेलते हैं जहाँ लियोनेल मेसी खेलते हैं, बिल्कुल। और जाहिर है कि अगर एक बरगद का बड़ा दरख्त हो तो उसके नीचे तो कोई पौधा जो है वो नहीं उग सकता। तो लियोनेल मेसी को तो शायद वो रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरी वजह ये है कि डिबाला जो है वो वर्ल्ड कप से 1 माह पहले तकरीबन इंजरी से भी आए हैं। अभी AS रोमा में वो खेलते हैं, इटली क्लब में, तो वहाँ से इंजरी से वापस आए हैं और शायद वो अभी फुली उस तरह से रिकवर कर नहीं पाए पाउलो डिबाला, तो इस वजह से उनको जो है वो अभी तक वर्ल्ड कप में चांस नहीं मिला। मेसी की जहाँ तक आपने बात की, तो मेसी की जिस बात की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इस वर्ल्ड कप में, मेसी के बारे में माजी में हमेशा ये बात की जाती थी कि मेसी एक बहुत बड़ा प्लेयर ज़रूर है, लेकिन शायद वो एक अच्छा लीडर नहीं है। लेकिन उस लीडरशिप की स्किल को मेसी ने जो है वो इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, और जो ये 11 प्लेयर है अर्जेंटीना के, वो इस वक्त आपको अपने लीडर के पीछे लड़ते हुए नजर आएंगे। सही। तो अच्छा, इस जो अर्जेंटीना की टीम की टुगेदरनेस है, उसका जो बॉन्ड है वो मेसी की वजह से। ठीक है तलाल डार साहब, तकरीबन शायद ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा, यकीनी तौर पर आखिरी यकीनी मेसी तौर का पे, जी, वर्ल्ड कप, तो उसके बाद डिबाला का चांस वो उनकी वो प्लेस ले सकेंगे जिसकी वो जंग लड़ रहे हैं इस टाइम? देखिए, जब एक इतने बड़े प्लेयर को आपने रिप्लेस करना होता है, वो आप पे फिर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। जिस तरह आपने कहा मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप यकीनी तौर पे, एज उनकी काफ़ी होगी है। 2016 में भी एक बार पहले वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, जब वो कोपा अमेरिका की फाइनल हारे थे चिली से पेनल्टीज़ के ऊपर। तो ये यकीनी तौर पे उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। और डिबाला की जहाँ तक आपने बात की, बहुत मुश्किल होता है एक ऐसे प्लेयर के जो बूट हैं उनको फिल इन करना, जो एक सुपरस्टार है, एक लेजेंड है, पूरी दुनिया उनको मानती है, जानती है। पाकिस्तान में अगर मेरे ख्याल से आप किसी से भी पूछेंगे तो वो रोनाल्डो और मेसी का नाम तो आपके सामने ज़रूर लेंगे, ऐसे फुटबॉलर जिनको हर कोई जानता है। और अगर मेसी ये वर्ल्ड कप जिताने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनका शुमार मैराडोना के साथ होना शुरू हो जाएगा, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट के अंदर। पीले जो हैं वो भी इस वक्त थोड़े बीमार हैं, उनके साथ फिर इनका नाम आना शुरू हो जाएगा। रोनाल्डो से ये ख़ास तौर पे ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि बालोन डी ऑर के अक्सर जो दोनों फैंस हैं उनकी राइवलरीज को लेके बात करते हैं, कौन ज़्यादा बड़ा प्लेयर है, टाइटल्स की बात होती है, बालोन डी ऑर्स की, अवार्ड्स की बात होती है। तो जब वर्ल्ड कप आ जाएगा, जिस तरह हमने देख लिया कि रोनाल्डो तो वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, मेसी के पास जब वर्ल्ड कप आ जाएगा तो डिबेट में आप समझ लें कि वो लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित होगा। ओके, अहमद साहब क्या देख रहे हैं? तलाल साहब की बात से एग्री करते हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मेसी? जी, हम इस पे हमने भी इस पे बार बार बात की है कि ये लास्ट चांस है दोनों प्लेयर्स के लिए इस ऑल टाइम ग्रेट तो की मिस डिबेट कर को गए शामिल अपना करने का। चांस, अब मेसी तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाए, लियोनेल मेसी के पास ये गोल्डन चांस है। लेकिन यहाँ मैं तलाल साहब से ही इस पर भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहूँगा कि तलाल साहब ये जो नॉकआउट स्टेजेस होते हैं, इसमें आमतौर पे आपने देखा होगा कि अर्जेंटीना की टीम से डिमारिया की कारकर्दगी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डिमारिया अगर बेंच से आते हैं या डिमारिया अगर स्टार्ट नहीं कर पाते तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा अर्जेंटीना की टीम के ऊपर? जी बिल्कुल, डिमारिया एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। हमने देखा है कि जिस तरह 2014 के वर्ल्ड कप में मेसी के साथ उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। गोंजालो हिगुएन जो हैं उस वक्त भी वो बड़े अच्छा खेले थे। फाइनल के अंदर अनफॉर्चुनेटली उनका वो ऑफ साइड गोल करार दे दिया गया था, जिस पे काफ़ी मजाक बनता है कि अभी तक वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो डिमारिया जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा उनका रोल अहम होगा, और मेसी के साथ एक सहारा होगा उनको कि मेरे साथ एक बड़ा प्लेयर है। क्योंकि हमें हमेशा देखा है कि जो नॉकआउट स्टेज होती है उसके अंदर बड़ा प्लेयर, बड़ा मौका होता है, वहाँ पे प्रेशर को जो बेटर हैंडल करेगा वही जीतेगा। तो यहाँ पे ज़रूर मेसी को और अर्जेंटीना को ये एज हासिल है डिमारिया की वजह से कि वो लोग क्रोएशिया के खिलाफ मेरे ख्याल से इस लिहाज से फेवरेट्स हैं। प्रेशर हैंडल की बात की गई है, साहब क्या समझ रहे हैं क्रोएशिया की टीम में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो सेमीफाइनल का प्रेशर जो है वो हैंडल कर सकते हैं? अगेंस्ट लियोनेल मेसी एक बड़ा नाम ऑल्दो खेल रहा है, तो इस टीम में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो प्रॉपर इन्हें सेमीफाइनल तक लेके आए? एक दो ऐसे प्लेयर बड़े नाम जी, क्रोएशिया की टीम की जब आप हीरोज़ की बात करते हैं तो उसमें लूका मॉड्रिच इस वक्त तकरीबन इतने ही बड़े हीरो बन चुके हैं क्रोएशिया के लिए जितने लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के लिए हैं। बिल्कुल। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं पिछले 48 घंटे से लेकर अब तक, उसमें भी जो क्रोएशिया के प्लेयर्स की जानिब से और उनके फैंस की जानिब से, उनके जो मैनेजर हैं उनकी जानिब से जो फीडबैक सामने आ रहा है, वो लोग भी लियोनेल मेसी के लिए बिल्कुल उसी तरह लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस तरह लूका मॉड्रिच के लिए बिल्कुल उस तरह लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस तरह अर्जेंटीना के फैन जो हैं वो मेसी के लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा, बहुत अच्छा मुकाबला होगा।
और अगर ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे भी है तो मेरा ख्याल है कि शायकीन का जागना जो है वो जी। बारावर साबित होगा। अच्छा, ये एक अच्छा मैच होगा। लूका मॉड्रिच भी उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, वो भी मेरे ख्याल 37 जी, 38 साल के तो। मॉड्रिच इस वक्त 37 बरस के हो चुके हैं, ये भी उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। और लास्ट ईयर फाइनल की शिकस्त का जो एक धचका उनको लगा हुआ है वो भी उनके दिल के ऊपर भी कहीं ना कहीं ताज़ा होगा। तो ये उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि उस ड्रीम को जो है वो अचीव कर लें। और क्रोएशिया की टीम इस मैच में जाने से पहले आखिरी 11 मैचेस में अनबीटन है और वर्ल्ड कप के अंदर भी जो उन्होंने मैचेस खेले हैं पिछले 12 मैचेस में से वो सिर्फ एक मैच अभी तक हारे हैं, जो पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल था। अच्छा तलाल जी, साहब, बिल्कुल, ये लुज़ेल स्टेडियम की मैं अब जानना चाहूँगा। मेरा ख्याल अर्जेंटीना की टीम इसमें चौथा मैच खेल रही है। जी जी बिल्कुल, अर्जेंटीना यहाँ पे ज़्यादा मैचेस खेली है, लेकिन जिस तरह अभी अहमद भाई ने बात की कि जो क्रोएशिया की टीम है, हमें याद होगा 1998 बहुत छोटे थे हम लोग उस वक्त, और पहला गालिबन वो वर्ल्ड कप होगा, और उसमें क्रोएशिया की टीम का ब्राज़ील के साथ हुआ था सेमीफाइनल, और एक बड़ा हार्ट ब्रेक था उनके लिए। और फिर हमने देखा कि पिछली बार 2018 में जब रशिया में वर्ल्ड कप हुआ तब वो फाइनल हारे। तो कहीं ना कहीं वो एक चोकर का टैग, जिस तरह हम क्रिकेट के अंदर जब बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका के ऊपर आता है, उस तरह कहीं क्रोएशिया के ऊपर आ जाएगा। अगर एक बार 98 में सेमीफाइनल, 2018 में फाइनल, फिर अगर सेमीफाइनल में हारते हैं। और जहां तक लूका मॉड्रिच की बात है, बड़ा ही ज़बरदस्त वो खेले थे ब्राज़ील के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में। 37 साल उनकी एज है, लेकिन अकेले मतलब जो है ना, जिस तरह से वो कैरी फॉरवर्ड टीम को कर रहे हैं। मैं तो खुद क्योंकि चेल्सी फैन हूँ, तो कोवाचिच जो है उनके साथ मिडफील्ड में बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन जहाँ पे अगर उनका बैड डे हुआ, ये मुकाबला होगा मॉड्रिच का और मेसी का। जहाँ पे मेसी ने उनको आउट क्लास कर दिया तो फिर मेरे ख्याल से क्रोएशिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अहमद साहब, क्या फॉर्मेशन क्या हो सकती है आज के मैच के लिए, या जो रिवायती चलती जी आ देखें, रही है? अर्जेंटीना की टीम ने 4-3-1-2 से वैसे उन्होंने स्टार्ट किया था ये वर्ल्ड कप, और बाद में उन्होंने उसको इवॉल्व किया और अब वो 3-5-2 से खेल रहे हैं। जब उन्होंने लिज़ांड्रो मार्टिनेज को इन किया अपनी डिफेंस के अंदर, तो लिज़ांड्रो मार्टिनेज, ओटोमेंडी और रोमेरो का जो उनका 3 मैन सेंटर बैक है वो खेलेगा मेरा ख्याल है। और 3-5-2 फॉर्मेशन जो नेदरलैंड के खिलाफ यूज़ की थी उसी से ही वो मैदान में उतरेंगे। रॉड्रिगो डी पॉल वापस आ चुके हैं, एंजो फर्नांडिस मिड में स्टार्ट करेंगे, मैकलिस्टर शायद आ सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। उनके आगे नंबर 10 के का जो एक मैसी का एक बड़ा प्लेयर मौजूद है। और हम ये बात बार बार कर रहे हैं कि अगर मैसी को इस टीम से एलिमिनेट कर दिया जाए तो ये एक ऐसी मिडफील्ड है कि जो मिडफील्ड किसी भी टीम के सामने एक्सपोज हो सकती है। अच्छा, तो तलाल डार साहब की इस बात को मैं सेकंड करूंगा कि ये बेसिकली मॉड्रिच और मेसी का मुकाबला है। इन दोनों में से जो एक दूसरे का आउट प्ले कर देगा उसकी टीम ये मैच को विन कर देगी। दैट मीन्स दोनों टीम्स में यही दो प्लेयर हैं जो की रोल प्ले कर सकते हैं। क्रोएशिया की फॉर्मेशन भी इसी पे चल रही है, इसी तरह ही होगी। जी बिल्कुल, उनका भी मिडफील्ड में जिस तरह बात की, कोवाचिच और मॉड्रिच जो है, इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा रोल अहम होता है। बीच से ये बॉल को लेके चलते हैं, खिलाते हैं आगे के खिलाड़ियों को, और कोशिश इनकी ये होती है कि जो डिफेंडर्स हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करें, क्योंकि मॉड्रिच थोड़ा सा पीछे खेलते हैं। तो इनकी ये कोशिश होती है कि जो है पूरी टीम को साथ लेके चलें, एक वो मिडफील्ड में खेलते हैं। तो उससे तो यही लग रहा है कि जिस तरह अहमद भाई ने बात की कि मेसी जो है उनको अगर वो काउंटर करने में कामयाब हो गए तो फिर अर्जेंटीना के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर मेसी ने अपना जादू दिखा दिया तब ये मैच अर्जेंटीना का है। अच्छा, अर्जेंटीना तो स्टार्ट में सऊदीया से मैच हारा, बड़ा अपसेट था। क्रोएशिया के लिए भी कोई अपसेट हुआ इस टूर्नामेंट में? जी, क्रोएशिया की टीम ने इस वर्ल्ड कप में अपनी कैंपेन जब स्टार्ट की तो उनका पहला मैच मोरक्को की टीम के साथ हुआ, और वो मैच मोरक्को की टीम ने उनसे 0-0 से ड्रॉ किया। अच्छा। अगले मैच में वो कनाडा के खिलाफ मैदान में उतरे, एक गोल उन्हें कंसीड किया, उसके बाद 4 गोल उन्होंने स्कोर किए और 4-1 के बड़े मार्जिन से उन्हें कनाडा को शिकस्त दी। और तीसरे मैच में बेल्जियम की टीम के साथ उन्होंने मैच ड्रॉ किया और 5 पॉइंट के साथ वो राउंड ऑफ 16 में दाखिल हुए। राउंड ऑफ 16 में उन्हें पेनल्टीज़ पर जापान को शिकस्त दी। 90 मिनट तक ये मैच 1-1 से बराबर था, और उसके बाद आप जानते हैं क्वार्टर फाइनल ब्राज़ील से उनका मैच हुआ। और राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल के जो 2 मैचेस हुए हैं उनमें एक सेम बात यह है कि इन दोनों मैचेस के अंदर क्रोएशिया की टीम ने गोल कंसीड करने के बाद कम बैक किया। तो ये भी एक बहुत बड़ी सलाहियत है इस टीम के अंदर कि ये टीम अगर 1-0 डाउन भी हो जाए तो उसके बाद ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने की सलाहियत भी रखती है। और कोवाचिच और मॉड्रिच के साथ जो इनके तीसरे मिडफील्डर हैं ब्रोजोविच, जो इंटर मिलान के लिए फुटबॉल खेलते हैं, उन्होंने इस वर्ल्ड कप के दौरान अब तक सबसे ज़्यादा जो पोजेशन विन बैक करना होता है उसकी रेशो इनकी सबसे ज़्यादा है इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। सही। तो ये वाली जो क्रोएशिया की जो मिडफील्ड है ये ऑन पेपर शायद अर्जेंटीना की मिडफील्ड से इस लिहाज से बेहतर है कि अर्जेंटीना की मिडफील्ड टोटली रिलाय कर रही है लियोनेल मेसी के ऊपर। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लीजिए मैनेजमेंट के हवाले से। कुछ खबरें आ रही हैं कि जो क्वार्टर फाइनल में रेफरीज थे 4 में से 3 को वापस भेज दिया गया है। कोई और मंगवाए गए हैं या वो कुछ मुतनाज़ फैसले सामने आए? कोई 14 येलो कार्ड
और एक रेड भी आ गया, इस हवाले से। जी, जहाँ तक तैयारियों की बात है तो सिर्फ एक रेफरी वापस बचे हैं, बाकी टीमों के साथ रेफरीज को भी वापस भेज दिया गया है। और उसकी वजह जाहिर है कि लियोनेल मेसी ने भी एक कंप्लेन की है, जो रेफरी थे नीदरलैंड और अर्जेंटीना के मैच में, उनको भी अब वापस भेज दिया गया। ला लीगा से उनका ताल्लुक है, लाहौज उनका नाम है, तो उनको भी अब वापस भेज दिया गया। उन्हें 18 येलो कार्ड शो किए उस मैच के अंदर। और इसी तरह जो ब्राज़ील से ताल्लुक रखने वाले वो रेफरी जिन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस का मैच भी कंडक्ट किया था, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी अब किसी और मैच को ऑफिशिएट नहीं कर पाएंगे इस वर्ल्ड कप में, तो उनको भी वापस भेजा जा रहा है उन डिसीजंस की वजह से, जो डिसीजन उन रेफरी। आप जी जी बिल्कुल, जिस तरह अहमद भाई ने बात की थी कि क्रोएशिया जो है उनका पहला मैच था मोरक्को के खिलाफ, और मोरक्को का कल सेमीफाइनल बेशक खेला जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा मोरक्को के बारे में, जो कि शायद काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता। 2019 की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप थी, मेरे वालिद साहब वहाँ पे गए, उनकी मराकश के फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन एथलीट थी अल मतवक्कल, उनसे बात हुई तो उन्होंने तभी बताया था 3 साल पहले कि हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़ुटबॉल के अंदर आगे आए, क्योंकि जो इनके मिडिल डिस्टेंस रनर्स हैं 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर, ये हमेशा ओलंपिक्स में बहुत अच्छा करते हैं। इनकी स्पीड और स्टेमिना बहुत अच्छे रहते हैं। हिशाम अल गुरूर जो हैं और एक इनके सुफियान है अल बकीली, वो पिछले कुछ अरसे में वर्ल्ड चैम्पियंस हुए हैं। तो उन्होंने तभी ये कह दिया था कि इनकी स्पीड और इनका स्टेमिना हमने ये फुटबॉल में यूज़ करना है, और एज अ नेशन अब वो साथ लेके चल रहे हैं इसको। यानी कि अगर हम देखें तो अशरफ हकीमी हैं, इसके अलावा हकीम ज़ियश हैं, ये वो उन प्लेयर्स में आते हैं बहुत तेज़ रनर हैं, बहुत तेज़ रनर हैं, इनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा है। और जब लंबा मैच हो जाता है तो ख़ास तौर पे हमें देखने में मिलता है कि जहाँ पे बाकी खिलाड़ी थोड़े थकना शुरू हो जाते हैं, एज अ नेशन इनका स्टेमिना बहुत अच्छा है, इनकी स्पीड बहुत अच्छी है। इस लिहाज से मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप की जो सबसे हैरानकुन जो बात थी कि मोरक्को का पुर्तगाल को हराना, स्पेन को हराना, क्रोएशिया की जिस तरह इन्होंने बात की कि उनके साथ मैच ड्रॉ करना, और बेल्जियम को हराना, एक मतलब वर्ल्ड क्लास टीम्स को हराना, वो मेरे ख्याल से ये मोरक्को का ये वजह है जिसकी वजह से वो इतने आगे हैं। चलें जी, फ्रांस और मोरक्को को तो कल डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अब फुटबॉल की अगर बात की जाए, फुटबॉल को चेंज किया, उसका नाम चेंज किया है, और साथ साथ मुझे ये भी बता दें कि ये जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी, कुछ चिप्स वगैरह, कुछ सेंसर वगैरह, ये पहले भी होते थे या जस्ट इस वर्ल्ड कप में ऐड किया जी? जी, अब तक जो मैचेस खेले गए वो अर्रेहला के नाम से जो बॉल बना था उसके साथ खेले गए, और अब इसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग भी है वो जो इस्तेमाल करते हैं। जी, इस बॉल का नाम अल हिल्म है, और हिल्म जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है नरमी, बुर्दबारी, यानी पोलाइटनेस से इसको आप समझ सकते हैं। इंग्लिश में इसको पोलाइटनेस कहा जा सकता है। तो अल हिल्म के नाम से उन्होंने एक नया बॉल मुतारिफ़ करवाया है, एक बिल्कुल नया डिज़ाइन है। अर्रेहला को उन्होंने रिप्लेस किया उसके साथ। और जो सेंसर की आपने बात की है, तो सेंसर के हवाले से एक अहम बात ये भी है कि वो सेंसर लगने से इस बॉल का जो वेट है वो ज़्यादा होने के बजाय कम हो गया। तो प्लेयर्स जो है वो जो आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी सेव होती हुई नज़र आ रही होंगी इस वर्ल्ड कप में। उसकी एक वजह ये है कि बॉल का जो मैस है, बॉल का जो वज़न है, जो पिछली बॉलों के मुकाबले में इस वर्ल्ड कप में ज़रा कम है, तो वो प्लेयर्स को इसलिए भी ज़रा दुश्वारी पेश आ रही है। और गोलकीपर के लिए फ़ायदा है कि उसको टाइम मिल जाता है। जी, पेनल्टी में बहाल गोलकीपर को पेनल्टी जज तो करनी है, तो गोलकीपर को 100% क्रेडिट जाना चाहिए पेनल्टी सेव होने का, क्योंकि पेनल्टी जब आपको मिलती है तो ऑलमोस्ट यानी यूँ समझ लें कि वो भी यूँ ही तकरीबन सेलिब्रेट किया जाता है कि जैसे गोल हो गया है। तो पेनल्टी 90% गोल ही होता है, उसको गोलकीपर अगर जज कर ले तो वो सेव हो जाती है। और गोलकीपर की जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं जजमेंट करने वाली, उनका बहरहाल इसमें क्रेडिट होता है। तो क्रोएशिया और अर्जेंटीना के मैच में ख़ास बात यह है कि ये दोनों गोलकीपर जो एमिलियानो मार्टिनेज हैं अर्जेंटीना के और लिवाकोविच जो गोलकीपर हैं क्रोएशिया के, इन दोनों का पेनल्टीज का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। तो अगर ये मैच पेनल्टीज पर जाता है तो इस हवाले से भी दिलचस्प मैच होगा कि दोनों गोलकीपर जो है वो सलाहियत रखते हैं कि वो पेनल्टीज को सेव अच्छा, पेनल्टीज की बात हो रही है, फुल टाइम होने के बाद आधा घंटा अब एक्स्ट्रा मिलता है, 15-15 मिनट। जी, 15 मिनट्स ईच के 2 हाफ मिलते हैं। तो ये अर्जेंटीना ने, जैसा कि आप कह रहे थे कि 90 मिनट्स में अगर वो गोल कर लेता है, दैट मीन्स अर्जेंटीना जीत गया। ये कोई इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 90 से अब जो टाइम होता है उसमें ये मार खा जाते हैं? जी, क्रोएशिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो इस हवाले से बहुत बेहतर है कि वो जब भी 90 मिनट्स के बाद मैच को लेकर जाते हैं वो हमेशा उस मैच को विन करते हैं। जी बिल्कुल, 4 मैच हुए हमने देखे कि जो इनके पेनल्टीज में गए। 2018 के वर्ल्ड कप में ये 2 मैचेस पेनल्टी किक्स पे जीते। इस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी वो पेनल्टी किक्स पे जीत चुके हैं। तो उस लिहाज से बिल्कुल मैं इनकी बात से एग्री करूंगा कि जो क्रोएशियन प्लेयर्स हैं, क्योंकि मॉड्रिच भी हैं, वो भी एक पेनल्टी टेकर स्पेशलिस्ट में आते हैं, वो आमतौर पे कन्वर्ट करते हैं अपनी पेनल्टीज को। और जब आपका एक लीडर, आपका जो पहला पेनल्टी टेकर है, जब वो कन्वर्ट कर दे तो आगे वाले प्लेयर्स के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है, उनसे एक समझने के प्रेशर हट जाता है। तो ये इस वाले से तलाल भाई, एक क्वेश्चन मुझे और भी यहाँ आपसे करना है। मेसी को अगर हम देखें तो मेसी हमेशा फर्स्ट पेनल्टी लेते हैं,
जबकि दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर जो हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, नेमार हैं, वो ये ट्राई करते हैं कि हम लास्ट वाली पेनल्टी जो है वो स्कोर अच्छा, करें। मेरा ख्याल ये मॉड्रिच भी पहले इसने जी। नहीं ली थी, लास्ट जो अभी हुई हैं। जी मॉडरिच जी पहले नहीं लेते। जी बिल्कुल, उसमें फ़र्क ये आ जाता है, दोनों में सबसे ज़्यादा आप कह लें कि प्रेशर होता है। पहली का एक अलग प्रेशर है, आखिरी का एक अलग प्रेशर है। जो आखिरी पेनल्टी है उसमें आपको पता होता है कि अगर मैंने ये कन्वर्ट कर ली और ये गोल हो गया तो मेरी टीम जीत जाएगी। आपके करोड़ों लोग, लाखों लोग, जितनी आपकी पॉपुलेशन है, आपको पता होता है सब इस पेनल्टी का वेट करें कि मैं ये कन्वर्ट करूँगा तो जश्न होगा। अगर मैंने ये मिस कर दी तो फिर तो फिर pressure वो बाकियों वही पे। बात है कि अगले पता नहीं कितना अरसा सारे इसी मोमेंट को याद करते रहेंगे कि अगर मैंने ये पेनल्टी कन्वर्ट कर दी होती तो हम जीत गए होते, लेकिन अब ये मेरी वजह से हार गए हैं। हमें इस तरह की बहुत सी अगेन examples वही बात, मिलती हैं। मैसी जो है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो बीइंग अ चेल्सी फैन, आपको 2008 वाला फाइनल भी याद होगा जब जॉन टेरी आए थे आखिरी पेनल्टी मिस करने, और वो अनफॉर्चुनेटली हीरो तो नहीं बन पाए। जी बिल्कुल, वो ड्रॉगबा की वजह से उनको रेड कार्ड मिल गया था। और बिल्कुल जिस तरह अभी इन्होंने जितनी ज़बरदस्त एग्जांपल दे दी है, इसको 14 इयर्स हो चुके हैं। अच्छा। और हर चेल्सी फैन जो है आज भी उस मोमेंट को याद करके रोता है जिसकी ये बात कर रहे हैं कि आखिरी क्योंकि वो जॉन penalty टेरी थी। चेल्सी का एक बहुत बड़ा नाम है, मतलब जी जी बिल्कुल, एब्सोल्यूट लेजेंड है वो। और लेकिन वही बात है कि उस रात वो भी बहुत रोए थे, हम भी, मुझे याद है कि पूरी रात रोते रहे थे, अब तक उसको याद करते हैं। तो जिस तरह आपने बात की आखिरी पेनल्टी की, उसकी फिर ये इंपॉर्टेंस है। ये आपने तलाल साहब के साथ बहरहाल अच्छा नहीं किया। इसको इस टॉपिक को छोड़ते हैं। देखें यार, फुटबॉल फैन साथ इसमें कोई ना कोई अटैच होती ही है। हाँ बिल्कुल, ये तो है, कोई भी खेल हो वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस अटैच हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात कर ली जाए कतर के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने ये आउटस्टैंडिंग इवेंट होस्ट किया। अभी चूंकि सेमीफाइनल है, फाइनल पे भी ये बात करेंगे। 229 मिलियन डॉलर इस पर लगा चुकी है कतरी गवर्नमेंट। और अब कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि वो बाकी जो इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनली, फीफा दूसरे नंबर पर देखा जाने वाला है, जी, जी, और बिल्कुल, ओलंपिक्स ओलंपिक्स पहले, के बाद। जी, ओलंपिक्स ओलंपिक्स वो होस्ट करने के उस दौड़ में भी शामिल हो रहे हैं। 229 मिलियन डॉलर एक्सपेंड कर दिए, इससे आएगा क्या, किस जी, तरह इस से पे आएगा? बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि कतर ने इतना पैसा आखिर लगाया है तो उसने अचीव क्या किया है, और जाहिर 229 बिलियन उन्होंने लगा दिया है, तो 229 बिलियन को रिकवर करना तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो देखिए, कतर ने जो ये इन्वेस्टमेंट की है उसके को अगर आप उसमें जाके देखें, बड़े तनाजुर में जाके देखें, तो कतर ने इस वर्ल्ड कप से दो तरह की अचीवमेंट जो है वो हासिल की हैं। शायद वो उस रेवेन्यू को तो पूरा नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये कहा जा रहा है कि कतर को इस वर्ल्ड कप से सिर्फ 17 बिलियन जो है वो रिटर्न होने की तवक्को है 229 के मुकाबले में, तो ये बहुत ही कम है। और 75% रेवेन्यू वर्ल्ड कप का वैसे ही फीफा ले जाएगा। तो कतर को उस तरह से शायद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन कतर ने जो दो फ़वाइद हासिल किए हैं, कतर अपने आप को दुनिया की जो सियासत है, पॉलिटिक्स के अंदर, आलमी सियासत के अंदर अपने आप को एक सॉफ्ट पावर के तौर पर बनवाने में ज़रूर कामयाब हुआ है। और जाहिर है कि इसके नतीजे के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इसके नतीजे के अंदर लोग कतर आना शुरू होंगे। और ये जो वर्ल्ड कप से पहले प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो भी शायद इस वजह से किया जा रहा था कि वेस्ट ये चाहता था कि जो वर्ल्ड कप के बाद कतर को इससे फ़ायदे हासिल होंगे वो कम से कम हासिल हों। तो कतर को इस लिहाज से भी दाद देना बनती है कि उन्होंने जो है वो जो इन्वेस्टमेंट की है, जो प्लानिंग उन्होंने की है, वो फ्यूचर को सामने रख के की है। जनाब साहब, बहुत सी पाबंदियों के बावजूद, जुए पे पाबंदी, शराब नोशी, जर्मन प्लेयर्स ने इस पे एहतजाज वगैरह जी, भी बिल्कुल, किया, उसके उन्होंने- बावजूद उन्होंने एक अच्छा ऑर्गेनाइज किया। जी बिल्कुल, जर्मन प्लेयर्स ने अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के किया था, और फिर हमने देखा कि उनके साथ, जर्मन्स के साथ जो हुआ, उनको फिर उसका सिला मिल ही गया। सही। लेकिन जिस तरह अहमद साहब ने बात की, ठीक है, इस पर भी मजीद बात करेंगे। आज चूंकि पहला सेमीफाइनल है, और ये सेमीफाइनल देखने के बाद मजीद कतर पर बात होती रहेगी, क्योंकि सेमीफाइनल अभी कल भी है, देन फाइनल भी है। लेट्स सी, अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया आज रात 12 बजे है। आज के शो से फिर वक्त इतना।